हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम आपके लिए बच्चों टॉपिक लेके आ रहे हैं मिसेलीकरण की क्रियाविधि, यानी कि कपड़े धोने की क्रियाविधि हम आपको आज बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मिशेल जो निर्माण होता है साबुन या अपमार्जक के द्वारा होता है। बच्चों, हम जानते हैं साबुन किसे कहते हैं या अपमार्जक किसे कहते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं बच्चों? साबुन कहलाते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मिसेलीकरण की क्रियाविधि पूरी समझा रखी है, तो आज हम उसके बारे में लिखेंगे बच्चों। तो आप सभी टॉपिक डाल लीजिए मिसेलीकरण की क्रियाविधि। आप लिखिए इसमें साबुन एक पृष्ठ सक्रिय अणु होता है। साबुन एक पृष्ठ सक्रिय अणु होता है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। नेक्स्ट एरो में लिखिए बच्चों, साबुन के दो सिरे होते हैं। साबुन के दो सिरे होते हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन या अध्रुवीय सिरा, जो कि जल विरागी सिरा होता है, तथा दूसरा आयनिक या ध्रुवीय सिरा, जो कि जल रागी सिरा होता है। एग्जाम्पल सोडियम स्टेरेट साबुन। एग्जाम्पल लिखिए सोडियम स्टेरेट साबुन। इस सोडियम स्टेरेट साबुन में स्टेरेट आयन हाइड्रोकार्बन सिरा बनाता है, जबकि यानी कि हाइड्रोकार्बन सिरा C17H35 द्वारा बनता है, जबकि COO- द्वारा आयनिक सिरा बनता है। तो देखिए बच्चों, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम स्टेरेट साबुन। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सूत्र होता है C17H35COO Na। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें C17H35 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। C17H35 यहाँ हो चुका है, तो COO- ये हो गया। ये सोडियम स्टेरेट का सूत्र है। इसमें ये जो भाग है इसको हम हाइड्रोकार्बन या अध्रुवीय सिरा कहेंगे, जो कि कैसा होता है? जल विरागी होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? जल विरागी होता है। और ये जो सिरा होता है आयनिक या ध्रुवीय सिरा होता है, जो कि कैसा होता है? जल रागी सिरा होता है। इसकी तुलना हम एक शुक्राणु के समान संरचना से कर सकते हैं, जिसका पुच्छीय भाग हाइड्रोकार्बन सिरा होता है और शीर्ष भाग आयनिक सिरा होता है।
तो स्टूडेंट सबसे पहले ये जो भी बोर्ड पे मैंने आपको लिखा है इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब इसके बाद में आप लैंग्वेज लिखिए। पहले, जब साबुन को जल में मिलाते हैं तो साबुन का हाइड्रोकार्बन सिरा जल की ओर निर्देशित होता है, जबकि आयनिक सिरा जल से दूर होता है। लेकिन जब इसे कपड़ों पर लगी चिकनाई या मेल पर लगाते हैं तो साबुन का हाइड्रोकार्बन सिरा अशुद्धि या मेल की ओर, जबकि आयनिक सिरा अशुद्धि से दूर परिधि की ओर होता है। जब सांद्रता का मान एक न्यूनतम सांद्रता से अधिक होता है तो साबुन के अणु अशुद्धि के चारों ओर एक कोलाइडी पुंज का निर्माण करते हैं, जिसे मिशेल कहते हैं। साबुन का हाइड्रोकार्बन सिरा कपड़ों पर लगी चिकनाई को हटा देता है, जबकि आयनिक सिरा अशुद्धि को जल में मिलाने का कार्य करता है। जबकि आयनिक सिरा अशुद्धि को जल में मिलाने का कार्य करता है। तो बच्चों, ये मैंने जो आपको पूरा मैकेनिज्म बताया है, साबुन द्वारा कपड़े धोने की क्रियाविधि के बारे में बताया है। अब मैं आपको इसको डायग्राम के रूप में भी समझा देता हूं तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपके एक बार और। ये देखिए बच्चों, मैंने एक बीकर में पानी ले लिया, ये जल है, ठीक है। और बच्चों, इसमें मैंने साबुन के अणु को डुबोया तो इसका आयनिक सिरा ऐसे निर्देशित होगा साबुन का। तो जल रागी सिरा कौन सा हुआ? आयनिक सिरा हो गया। लेकिन अब मैं क्या करता हूं,
मैं यहाँ पर कपड़ों पर लगी चिकनाई को बता देता हूँ। ये नीचे क्या है, अशुद्धि है, कपड़ों पर लगी हुई है, अशुद्धि या मेल है जो लगा हुआ है। ऊपर पानी भरा हुआ है। अब साबुन के इस अणु आएंगे, ऐसे आएंगे यहाँ तक तो, लेकिन इसके बाद में इनकी पोजीशन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे कंडीशंस बदल जाएगी। ठीक है। अब अशुद्धि या मेल किसी एक जगह पर तो है नहीं, कपड़े के अधिकांश भाग पर अशुद्धि या मेल है। तो अगली परिस्थिति में क्या होगा, इस मेल के कुछ कणों के चारों तरफ ये साबुन के अणु ऐसे निर्देशित होने लगेंगे। इसको चारों तरफ से ऐसे घोल कर, घेर कर कोलाइडी पुंज का निर्माण करने लगेंगे। ठीक है। तो ये वाली परिस्थिति जो बनती है, इसको हम अलग से बताएं तो ये परिस्थिति ऐसे बनती है। अब देखिए तनुकरण पर तो क्या होगा, तनुकरण पर तो विद्युत अपघट्य मिलेगा, विद्युत अपघट्य बनता है, विद्युत अपघट्य। लेकिन अगर हम सांद्रता बढ़ाते हैं, अगर हमने सांद्रता बढ़ा दी तो मिसेल बनता है। क्या बनता है, मिशेल का निर्माण हो जाता है यहाँ पर। तो जो वो न्यूनतम सांद्रता से अधिक सांद्रता पर मिसेल बनता है, उसको हमने एक नाम दिया था, याद करो, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। तो आप देख रहे हैं कि एक न्यूनतम सांद्रता से अधिक सांद्रता पर विद्युत अपघट्य ने क्या बना दिया, मिसेल बना दिया। अब इस मिसेल से क्या कपड़ों पर लगी चिकनाई तो हट गई, लेकिन वो चिकनाई वापस से कपड़ों पर नहीं लगे। इसके लिए क्या करता है, साबुन का जो ये आयनिक सिरा होता है, इस अशुद्धि को ये किस में मिला देता है, पानी में मिला देता है। तो जब हम कपड़े को वापस निकालते हैं तो अशुद्धि पानी में रह जाती है और हमारे कपड़े साफ धुल जाते हैं। ये पूरी की पूरी प्रोसेस साबुन में भी होती है और अपमार्जक में भी होती है। इसकी पूरी डिटेल साबुन और अपमार्जक के बारे में हम जो ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे, दैनिक जीवन में रसायन है वहाँ पर और ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ साबुन के प्रकार पढ़ेंगे, अपमार्जकों के प्रकार पढ़ेंगे, साबुन और अपमार्जक में हम अंतर भी देखेंगे। तो वहाँ पर और गहरी चर्चा हम वहाँ पर करेंगे बच्चों। अभी फिलहाल आप ये जो मैंने बोर्ड पे बनाया है इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी आप इसको बना सकते हैं आराम से। तो आप इसको बाद में बना लेना है, स्क्रीन आप शॉट आप इसका ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कोलॉइड का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, हमने अब तक कोलॉइड को बांटा है। कोलॉइड का हमने कुछ परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम के बारे में जानकारी ली है। स्टूडेंट्स, अब हम कोलॉइड बनाने की विधियां पढ़ेंगे। तो हम अगला जो टॉपिक ले रहे हैं, कोलॉइड निर्माण की विधियां।
कोलोइड निर्माण की विधियाँ। ये सभी टॉपिक डाल ले बच्चों, कोलोइड निर्माण की विधियाँ। अब थोड़ा सा पहले समझे, उसके बाद में हम लिखेंगे। देखिए अब जो पार्ट जो चलेगा, पहले हम कोलोइड का निर्माण करेंगे, उसके बाद में हम कोलोइड का शुद्धिकरण पढ़ेंगे, फिर कोलोइड का शुद्धिकरण बाद पढ़ने के बाद कोलोइडों के गुण पढ़ेंगे, और फिर हम कोलोइडों का दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ेंगे। ये सिस्टम हमारा इस लेसन में कोलोइड के बारे में बचा हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, जो कोलोइड होता था वो दो तरह का होता था। एक द्रव स्नेही कोलोइड था, एक हमारे पास द्रव विरोधी कोलोइड था। स्टूडेंट द्रव स्नेही कोलोइड में क्या होता था, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होता था। तो जब आकर्षण होता था तो वो आसानी से बन जाते थे, सीधे ही उनको मिला देते थे और वो बन जाते थे। लेकिन जो बच्चे द्रव विरोधी कोलोइड है, अब आपको पता है द्रव विरोधी कोलोइड में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण तो होता नहीं था, इसलिए उनको बनाने के लिए विशिष्ट विधियों का उपयोग किया जाता था। तो उन विशिष्ट विधियों को का जो उपयोग है वही वास्तविकता में कोलोइड निर्माण की विधियां होती है। स्टूडेंट्स कोलोइड यहाँ पर दो कंसेप्ट से बनाए जाएंगे। एक कंसेप्ट तो जो होता है वो परिक्षेपण होता है, और दूसरा कंसेप्ट होता है संघनन। देखिए परिक्षेपण का तो मतलब होता है कोलाइड के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना, ये तो परिक्षेपण कहलाता है। और बड़े बड़े टुकड़े जब बनते हैं तो वो कोलाइड आकार के कणों में बदल दिए जाते हैं। जबकि संघनन विधियों में क्या होगा, जो हमारे पास छोटे छोटे कण आते हैं उनको हम संघनित करके कोलाइडी कणों में बदल देंगे, तो वो संघनन विधियां रहेगी। स्टूडेंट्स जो द्रव विरोधी कोलोइड की परिक्षेपण विधियां है उसमें मुख्य रूप से यहाँ पर दो विधि यहाँ प्रयुक्त होगी। दो विधि में नंबर 1 विधि तो जो है यांत्रिक परिक्षेपण विधि है, जिसमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर चक्की होगी, उसके द्वारा हम कोलाइडी आकार के कण बनाएंगे, बड़े बड़े टुकड़े डालेंगे, जिससे कोलाइडी आकार के कण यहाँ पर बन जाएंगे। सेकेंड मेथड जो रहेगा उस मेथड का नाम रहेगा विद्युतीय आर्क विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। यहाँ कॉपर AgAuPt के सोल रहेंगे, उनको क्या करेंगे कोलाइडी आकार के कणों में बदलेंगे विद्युत क्षेत्र लगाकर, तो वो कंडीशन रहेगी ब्रेडिंग आर्क विधि की। तो स्टूडेंट्स ये तो केवल हमारी परिक्षेपण विधि रहेगी, जो कि हम पर्टिकुलर यांत्रिक रूप से उनको पृथक करेंगे या यांत्रिक रूप से कोलाइडी कणों में बदलेंगे। दूसरी जो संघनन विधियां होती है ये रासायनिक विधियों की काउंटिंग में आती है। संघनन विधियों में क्या करते हैं, किसी न किसी क्रियाकारक से एक दूसरे की क्रिया करवाते हैं और कोलाइडी आकार के कणों में हम बदल लेते हैं। यहाँ ऑक्सीकरण विधि रहेगी, अपचयन विधि रहेगी, जल अपघटन विधि रहेगी, उभय अपघटन विधि रहेगी, और हम विलायकों के विनिमय द्वारा भी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे, और अलग अलग विधियों के माध्यम से भी हम यहाँ पर कोलाइडी आकार के कणों को प्राप्त करना चाहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये पूरा मेथड रहेगा कोलाइडी कण या कोलाइड बनाने की विधियों का। तो स्टूडेंट्स हम आज केवल परिचय लिख लेते हैं इसका, और अगले वीडियो में हम आपको इसकी पूरी एक एक डिटेल देंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे पहले परिक्षेपण विधियाँ, और उसके बाद में अगले वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए संघनन विधियाँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप स्टार्टिंग कर देते हैं, लिखिए आप इसके बारे में। द्रव स्नेही कोलोइड आसानी से बनाए जा सकते हैं, आसानी से बनाए जा सकते हैं, किंतु
द्रव विरोधी कोलॉइड को बनाने के लिए विशिष्ट विधियों का उपयोग किया जाता है। विशिष्ट विधियों का उपयोग किया जाता है। ये विधियां दो प्रकार की होती है। ये विधियां दो प्रकार की होती है। नंबर 1 परिक्षेपण विधि और नंबर 2 संघनन विधि। ओके बच्चों, तो अगले वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आएंगे उस विधि का नाम रहेगा परिक्षेपण विधि। ओके, थैंक यू बच्चों।